गुड ऑन टू ऑल डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम वापस से नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विच इज सिमिलर टू जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो वी रिवाइज वेरी क्विकली। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इसके भी नाम से ये पता चल रहा है कि वो रिएक्शन जिसका ऑर्डर सेकंड हो, और वी कैन से कि कंसंट्रेशन टू द पावर 0 और n इक्वल्स टू 2। और in other way we can say that when the rate of reaction is proportional to two molecule, then the reaction is called the second order reaction. तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम सपोज करते हैं when there is only one reactant taking part in reaction और two different reactant have same initial concentration। हम वो रिएक्टेंट ले रहे हैं जो एक ही रिएक्टेंट लेंगे जो कि पार्ट करेगा टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, और हम लेंगे टू डिफरेंट रिएक्टेंट विच हैव सेम इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, वही अगर हम उसके लिए भी जब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हम लिखेंगे dx/dt K2CaCb। ये टू डिफरेंट रिएक्टेंट है सेम इनिशियल कंसंट्रेशन पे। ओके, चलिए तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। dx/dt K2 a-x और a-x, ये वही सब चीज़ें हैं कि जब a कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, इसकी कंसंट्रेशन a होगी, यहाँ पर 0 हो जाएगा। पर जब हम फाइनल कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो हम a-x लेंगे और यहाँ पर x हो जाएगा। अब हम 2 मोल्स की बात करें इसलिए हमने यहाँ पर ये 2 मोल्स लिए हैं। ठीक है, इनको इंटू करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना काम था हमारा डिफ्रेंशिएशन का। और अब हमें पता है डिफ्रेंशिएशन से कोई काम नहीं चलता, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना ही होगा। तो चलिए अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले इसको रीअरेंज करेंगे कि a-x स्क्वायर को dx के नीचे ले आएंगे इक्वल्स टू K2dt। इसकी dt को K2 की तरह इंटू कर देंगे। अब एक चीज़ होती है, लास्ट फॉर्मूला आता है अपना, कि इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या बनता है। अब किसी भी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो बस इतना सा याद रख लेना बायो वालों कि जो 2 है ना, ये जो स्क्वायर है ना, ये हट जाएगा। सिंपल याद करने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि अगर हम इसको पूरा डिराइव करने बैठेंगे मैथमेटिकल वे से तो वो चीज़ पॉसिबल भी नहीं है, और उसमें मैथ्स का केमिस्ट्री में ज़्यादा कोई काम भी नहीं है। तो हमें सिंपली बस लॉजिक की तरह इसको याद करना है, ट्रिक है ये। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a-x आ जाएगा इक्वल्स टू K2 t, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन अब तो आपको सबको याद ही हो गया होगा कि t होता है प्लस c, जो कि एक कांस्टेंट आता ही आता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब चाहे इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है चाहे इस फॉर्म में है, घबराना मत, दोनों फॉर्म सेम ही है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर हम सपोज करते हैं t इक्वल्स टू 0 रखते हैं और x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो हमारे पास c की वैल्यू निकल के आती है जो कि है c इक्वल्स टू 1/a। अब इस c की वैल्यू को इक्वेशन का नाम दे देते हैं। सपोज करिए इक्वेशन 1 है और ये जो सी की वैल्यू है ये 2 है, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन के आएगी जो कि है ये इक्वेशन। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो अगर हम K2 के फॉर्म में इसको लिखते हैं तो 1/t a/a-x माइनस 1/a आता है। आप सॉल्व कर लेना, बहुत इजी है ये, बहुत इजी मैथ्स है ये, तो कोई बायो वाला भी कर लेगा क्योंकि ये तो 10th क्लास से ही हम करते आ रहे हैं। सिंपली इक्वेशन मिलती है, अपन को उसको रीअरेंज करना होता है। ठीक है, जिस भी पैटर्न में अपन को चाहिए। अब इसकी फाइनल इक्वेशन आती है अगर K2 के फॉर्म में और हम इसको इलेबरेट करके लिखे तो K2 इक्वल्स टू 1/t x a-x। तो ये है हमारी इंटीग्रेटेड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब अगर इसके थ्रू हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें ना, तो जब अगर हम इसमें और टाइम के अंदर अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा स्लोप हमेशा K2 आएगा। ठीक है, K2 आएगा, और y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में है, तो वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये सब जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एक सेकंड ग्राफ और देखने को मिल रहा है कि जब अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे हमारा अपन a-x और टाइम के बीच में, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो है बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट हमारा मिल रहा है 1/a इंटरसेप्ट। ठीक है, इसलिए ये हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, नहीं, क्योंकि हमें यहाँ इंटरसेप्ट मिल रहा है इसलिए ओरिजिन से पास हो ही नहीं रही है, और इसका स्लोप होगा K2। तो ये दो
ग्राफिकल मेथड है जिसे आप अच्छे से देख के जाइए। तो ये हमने पढ़ा कि यह है हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं इसकी हाफ लाइफ क्या होती है। अब हम बहुत अच्छे से जान गए कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है और उसको कैसे डिनोट करा जाता है। तो हाफ लाइफ पीरियड को हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो जो हमारी जो मेन इंटीग्रेटेड इक्वेशन लॉ थी जो कि लास्ट में निकली थी, उसमें से अपन टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब टी को टी हाफ के जैसे लिखेंगे और एक्स को हम लिखेंगे a/2 की तरह। जब हम ये दोनों वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे टी हाफ की वैल्यू होगी 1/k2a। Thus, the second order reaction of a half life is inversely proportional to its initial concentration of reactant. इससे हमें ये जो इक्वेशन आई, इससे हमें ये पता चलता है कि जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ऑफ अ हाफ लाइफ पीरियड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो ये हुई हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कब हुई है हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? कि जब हमने ये बोला कि वी टेक वन रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन और टू डिफरेंट रिएक्टेंट हैव सेम इनिशियल कंसंट्रेशन। हमने पहला केस सिर्फ इसका पढ़ा है। अब हम दूसरा केस क्या पढ़ेंगे? हमारा दूसरा केस पढ़ेंगे कि इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट आर नॉट सेम। हाँ, तो अब पहले हमने पढ़ा कि टू इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है। अब हम पढ़ेंगे कि जो सेम नहीं है उसका क्या करें। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली पढ़ेंगे। सेम नहीं है इसका मतलब दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है। ठीक है, अगर उसका रेट लॉ लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? dx/dt इक्वल्स टू k2। कोई भी ये k2 कोई भी कांस्टेंट है, इसको इतना लिखे हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जस्ट एन वेरिएबल, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो k2 a-x और b-x। हमने सेम था हमारी कंसंट्रेशन, तब तक हमने a-x और a-x लिया था। पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ टू रिएक्टेंट आर नॉट सेम, इसलिए हमने एक में a-x लिया, एक में b-x लिया है। फर्दर सिंपली इसको वापस से रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं तो अब आप इसको ध्यान से देखना कि मैंने इसका इंटीग्रेशन कैसे किया। ठीक है, हमें इंटीग्रेशन करना है इस चीज़ का। ठीक है, तो मैथ्स वालों को बहुत अच्छे से आता है, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, पर बायो वालों आप समझ लीजिए। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हमें कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1/a-x को बाहर लिख देंगे। फिर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन करेंगे dx/b-x माइनस, फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल्स टू, ये जो टर्म है वो सेम की सेम रहेगी। ठीक है, कोई भी एक चीज़ समझ लो, कोई भी दो चीज़ें होती है ना, तो पहले एक को कांस्टेंट रख के एक का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर जिसका कराना उसको कांस्टेंट रख के दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं। सिंपल सी ये बात है। ठीक है, ये कर लिया। अब 1 - ये तो कांस्टेंट था, ये तो बाहर ही रहेगा। अब b-x का इंटीग्रेशन मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी बताया था क्या होता है, -ln b-x। ठीक है, अब ये माइनस है यहाँ पर, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो भी हमारे पास क्या आएगा? -ln a-x, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आ गया +ln a-x इक्वल्स टू k2 dt का t हो जाता है +c। इसमें भी हम क्या करेंगे? t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास अब वैल्यू आएगी c की। पुट कर लेना, इजीली वैल्यू निकल जाएगी। c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? -1/a-b ln b/a। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन मेरी 1 आई है और ये इक्वेशन 2 है, इस 2 को इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करूँगी तो हमारे पास फर्दर एक न्यू इक्वेशन आएगी जो कि मेरे पास इक्वेशन ही आएगी। सिंपली सी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करेंगे, k2t की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब k2t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/a-b ln b/a प्लस ln, ये माइनस में है ना तो डिवाइड में आ जाएगी। ये भी एक आइडेंटिटी है जो कि मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको बताई थी। अब सॉल्व कर लेना, आपको इजीली आ जाएगी। अब ये पूरी टर्म ln में हमें रखनी नहीं, मुझे log बेस e में रखनी। तो जब ln को जब log बेस e में हम कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 वैल्यू आती है। तो वही सिंपली k2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2.303/t a-b log ऐसा कैसा ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई, इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन आर नॉट सेम। ओके, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, तो उसका ग्राफिकल जब हम ग्राफ बनाएंगे, इसमें लॉग
बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स वर्सेस टी में करेंगे तो ये जो इक्वेशन है ना हमारी, ये आप देखो मेन इक्वेशन हमारी ये थी, इसको सिंपली हमने रीअरेंज करा। रीअरेंज ऐसे करा कि जो लॉग बी बाय ए वाली टर्म को तो एक साइड ले गए और ये जो के टू टी वाली टर्म थी ना पूरी, इसको वो एक साइड लिया। तो ये हमारे पास आ गई y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गई। इसलिए हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिल रही है जिसका स्लोप हमें मिल रहा है के टू ए माइनस बी 2.303। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट होती है लीटर पर मोल पर टाइम। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे कॉमन एग्जांपल जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, जिसे हम सपोनिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये रही उसके सिंपल रिएक्शन। तो ये हमने पूरा कंप्लीट किया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्वेश्चन आता है तो जो दो केसेस अभी अपन ने डिस्कस किए हैं वो दोनों केसेस आपको डिस्कस करने हैं। तो ये टॉपिक हुआ यहाँ पर ख़त्म।